फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से समझते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ताकि वो जान पाएं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे की रेशियोज होते हैं और इन सब रेशियो को स्टडी करके हम जान सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, और उनमें से एक है EBITDA। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि EBITDA क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि EBITDA क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, EBITDA का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने के बाद कितना प्रॉफिट कमाती है, इसे हम EBITDA की मदद से जान सकते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक लस्सी स्टोर को लेते हैं और इसे EBITDA की मदद से समझते हैं कि लस्सी स्टोर अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल सेल यानी टोटल रेवेन्यू 2 लाख रुपए है महीने की, और इसको बनाने की कॉस्ट यानी COGS जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये वो कॉस्ट है जिसमें रॉ मटेरियल आता है। जैसे लस्सी बनाने के लिए आपको दही लगता है, चीनी लगती है और आइस क्यूब लगते हैं। तो ओवरऑल सेल्स में से हम 80,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो है 1,20,000 रुपए। और उसके बाद हम मार्केटिंग एंड सेल, मान लीजिए लस्सी बेचने के लिए चिंटू ने कुछ पैम्पलेट छपवाए होंगे, कुछ ऐड चलाई होंगी और ब्रांडिंग करने के लिए उसने अपने कप में कुछ अपना ब्रांड नेम प्रिंट करवाएगा। तो ये सब कॉस्ट को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम ऑफिस और एडमिन के खर्चे, जैसे इसमें आ जाते हैं स्टोर रेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाते हैं और लड़कों की सैलरी आ जाती है। तो इस पूरे अमाउंट को भी हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट निकल के आता है उसे हम EBITDA कहते हैं। यानी जो ये इसका 90,000 रुपये निकल के आया है, ये इसका मेन प्रॉफिट है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लस्सी को बनाने से लेकर बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से अपने मटेरियल कॉस्ट, सेल्स और अपने स्टोर के खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास मेन EBITDA यानी प्रॉफिट निकल के आता है। इससे हम समझ सकते हैं कि चिंटू लस्सी स्टोर महीने में 90,000 का प्रॉफिट सीधा कमा रहा है। और इसी तरीके से हम EBITDA की मदद से किसी भी कंपनी को उसके ऑपरेशन लेवल पे समझ सकते हैं कि वो अपने बिजनेस में कितना अच्छा ग्रो कर रही है और कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकती है। और EBITDA की मदद से हम सेम सेक्टर की 2 कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा अपने ऑपरेशन लेवल में अच्छा है और कितना ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 शू कंपनियों को कंपेयर करेंगे कि कौन अपने ऑपरेशन लेवल में अच्छा है। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 शूज कंपनी की स्टेटमेंट को मेजर करेंगे और जानेंगे कि कौन अपने ऑपरेशन लेवल पे अच्छा है, और साथ ही हम जानेंगे कि इसके नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और कौन कंपनी अच्छी है। तो हम पहले शू कंपनी ए की बात कर लेते हैं, जिसकी टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल वो 20 करोड़ रुपए है और उसकी COGS जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका अमाउंट है 8 करोड़ रुपए। जो हम 20 करोड़ रुपए में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ये इस केस में निकल के आ रहा है 12 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है। उसके बाद कंपनी ने अपने जूते बेचने के लिए मार्केटिंग में कुछ पैसा लगाया है, जैसे सेल्स, एडवर्टाइजमेंट या एड चलाई होगी, तो वो अमाउंट निकल के आता है 2 करोड़ रुपए निकल के आता है। वो अमाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। उसके बाद कुछ ऑफिस के खर्चे आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ऑफिस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए और लड़कों की सैलरी होती है, वो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो हमारे पास निकल के आता है EBITDA, जिसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो हमारे पास इस केस में निकल के आ रहा है 9 करोड़ रुपए हमारे पास EBITDA निकल के आ रहा है। इसे हम ऑपरेशन लेवल पे कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन यानी कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं उनकी एक लाइफ होती है, जैसे 10 साल हो गई, किसी की 5 साल हो गई, किसी की 8 साल हो गई, तो उनकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। निकालने के बाद जो अमाउंट आता है यानी कि उसकी उतनी वैल्यू उस साल कम हो जाती है, एसेट्स की कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन हमारा 1 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है और अमोर्टाइजेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन हम EBITDA में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 8 करोड़ रुपए निकल के आते हैं, जैसे हम EBIT कहते हैं। और EBIT की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ये वो अमाउंट है जिसमें हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया, नहीं टैक्स पे किया है। और इसे हम कह सकते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी हमारे पास ये अमाउंट है टोटल निकल के आया है, इससे हम टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है जो वो 2 करोड़ रुपये है, और 2 करोड़ रुपए हम 8 करोड़ में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 करोड़ रुपए आते हैं, जो है EBIT। ये वो अमाउंट है जिसमें से हम टैक्स पे करेंगे, और टैक्स हमारा यहाँ पे हमने 30% ले रखा है। 6 करोड़ का 30% टैक्स होता है 1,80,00,000 रुपए।
और उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, यानी हमने सब कुछ पे करने के बाद जो हमारे पास निकल के आता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। और वो है हमारा कंपनी ए में 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सू कंपनी बी की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका टोटल सेल जो है वो 25 करोड़ रुपए है। और वहीं इस COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे सेम है, जो कंपनी ए की है वही कंपनी बी की, यानी 8 करोड़ रुपए। सेम हम यहाँ पे करेंगे कि हम 8 करोड़ 25 करोड़ में से माइनस कर देंगे तो हमारे 17 करोड़ रुपए आ जाएंगे। उसके बाद हम सेल्स मार्केटिंग एंड सेल्स का अमाउंट माइनस करेंगे इसमें से, और ऑफिस के खर्चे और लड़कों की सैलरी, तो हमारे पास EBITDA निकल के आ जाएगा जो यहाँ पे निकल के आया 14 करोड़ रुपए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन डिफरेंस कि दोनों ही सेम सेक्टर की, यानी दोनों ही जूते ही बनाती हैं यहाँ पे, और एक सेम लागत के अंदर 14 करोड़ रुपए कमाती है और एक कंपनी कमाती है 9 करोड़ रुपए। यानी बी कंपनी अपने ऑपरेशन लेवल पे अच्छी है, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे दाम पे अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस पे बेच पा रही है। उसके प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है जो यहाँ पे हम सू कंपनी ए में नहीं देख पा रहे हैं, और इसी वजह से उसका EBITDA कम है अकॉर्डिंग टू कंपनी बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम डेप्रीशिएशन जो एसेट्स की डेप्रीशिएशन निकालते हैं वो भी इसका 1 करोड़ रुपये, तो माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग अमाउंट जो निकल के आता है वो आता है 13 करोड़। उसके बाद 13 करोड़ में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं और टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि इन दोनों का नेट प्रॉफिट अलग अलग क्यों है, जबकि कंपनी बी अपने ऑपरेशन लेवल पे अच्छे प्रॉफिट गेन कर रही है। इसने तो 14 करोड़ रुपए कमाए हैं अपने बिजनेस से, और वहीं कंपनी ए ने सिर्फ 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इन दोनों के नेट प्रॉफिट में इतना अंतर क्यों है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के इंटरेस्ट से, कि ये दोनों कंपनियाँ कितना इंटरेस्ट पे कर रही हैं अपने डेट या लोन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ए सिर्फ 2 करोड़ ही पे कर रही है, लेकिन कंपनी बी यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए पे कर रही है। हो सकता है कि वो अपने डेट को जल्दी चुकाना चाहती हो, तो उसने अपना इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा दिया हो, तो इस वजह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कभी भी जब आप दो कंपनियों को मेजर कर रहे हैं तो उसके नेट प्रॉफिट को तो देखें ही देखें, और ये भी देखें कि उसका ऑपरेशन लेवल पे वो कितना गेन कर, जो उसका मेन काम है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि कंपनी अपने ऑपरेशन लेवल पे कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है। दोस्तों यहाँ पे आपने जाना है कि EBITDA की मदद से हम जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने बिजनेस में कितना अच्छा ग्रो कर रही है, यानी अपने बिजनेस को कितनी अच्छी तरह चला पा रही है। तो अब जान लेते हैं EBITDA को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब जान लेते हैं EBITDA कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों आपके पास हर कंपनी का नेट प्रॉफिट तो होता ही है, यानी नेट इनकम। तो हम कंपनी ए की ले लेते हैं, जहाँ पे उसकी नेट इनकम नेट प्रॉफिट है 4 करोड़ 20 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे टैक्स, उसके बाद कर देंगे इंटरेस्ट, देन उसके बाद हम करेंगे अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन, और जो हमारा निकल के आएगा इक्वल टू वो हमारा EBITDA निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वल टू ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं टैक्स ले लेते हैं, तो ये है 1 करोड़ 80 लाख है आपका, 1 2 3, ठीक है जी, ये हमारा निकल। उसके बाद हम इंटरेस्ट ले लेते हैं, इंटरेस्ट हमारा है 2 करोड़ रुपए, ठीक है जी। उसके बाद हम लेते हैं अमोर्टाइजेशन तो है नहीं, तो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन हमने ले लिया, ठीक है जी। तो हमने नेट प्रॉफिट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, टैक्स भी ले लिया है यहाँ पे हमने, और उसके बाद अमोर्टाइजेशन तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, और डेप्रिसिएशन हमारा आ चुका है। तो हम इन टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो हम देखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे सम, लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, और इनको यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, और देखिए एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि EBITDA हमारा निकल के आ चुका है। इसमें कलर कर देता हूँ ग्रीन में, क्या हमें देखने में आसानी हो, और इसे हम बोल्ड भी कर देते हैं, साथ ही इसमें येलो ही कर देता हूँ, इसे हम येलो ही कर देते हैं कि आपको देखने में आसानी, यानी हम मैच कर आसानी से कर सकें। तो देखिए हमने कंपनी ए यानी सू कंपनी ए का हमने EBITDA कैलकुलेट किया था यहाँ पे। तो ये देखिए टोटल हमने अमाउंट क्या किया था कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें प्लस कर दिया था हमने, टैक्स प्लस कर दिया था, इंटरेस्ट प्लस कर दिया था, अमोर्टाइजेशन प्लस किया था, और डेप्रिसिएशन, तो हमारा EBITDA निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 9 करोड़ देखिए, हमने जो निकाला वो भी 9 करोड़ आया है, और जो EBITDA यहाँ कंपनी का यानी 9 करोड़ था। तो इस तरीके से हम EBITDA कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना कि EBITDA क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंपनी को कैसे एनालाइज करें उसके ऑपरेशन लेवल पे, कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको किसी भी कंपनी का EBITDA एनालाइज जरूर करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास चैनल और वीडियो से रिगार्डिंग कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।